नमस्कार साथियों, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अधिकार एवं कर्तव्य, लीगल राइट एंड ड्यूटीज़। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक हमारी RAS मेंस एग्जाम के सिलेबस में भी है। अधिकार की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की है। कई व्यक्ति हैं, जैसे सेविनी नाम का हो गया, हॉलैंड, कांट, ग्रे, ये कई विद्वान ने अधिकार की व्याख्या की है। सेविनी ने अधिकार को शक्ति माना है। सेविनी ने अधिकार को शक्ति माना है, जबकि हॉलैंड ने इसे क्षमता माना है या सामर्थ्य माना है। कांट ने अधिकार को एक विशेष अधिकार बताया गया है, और जबकि ग्रे नाम के जो विद्वान हैं ये बोलते हैं कि अधिकार एक हित के संरक्षणों का एक साधन मात्र है। ये बताते हैं कि विधिक अधिकार एक प्रकार की एक शक्ति है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई कार्य करने या न करने से उन्हें उपरत रहने के लिए वैधानिक कर्तव्य द्वारा बाध्य किया जा सकता है। मतलब वो कोई काम को करेगा या कोई काम को नहीं करेगा, इसको रोकने के लिए एक वैधानिक कर्तव्य द्वारा बाध्य करने का एक साधन है अधिकार। ऐसा बताया जाता है कि वास्तव में अधिकार एक भावना है। अधिकार क्या है? एक भावना है जिसमें एक व्यक्ति उच्चस्थ स्थिति में होते हुए भी अधीनस्थ व्यक्ति को उसके कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी बनाता है। इसमें अधिकार और कर्तव्यों में उच्चस्थ और अधीनस्थ की भावना इसमें प्रतीत होती है। विधि शास्त्रियों ने शक्ति एवं सामर्थ्य की दिशा को अधिकारों की संज्ञा दी है। मतलब शक्ति एवं सामर्थ्य, इनको अधिकारों की संज्ञा दी है। इन सारी बातों से, इस सारी व्याख्या से ये लक्षण निकल के आते हैं, कि अधिकार शक्ति के साथ संबंध रखता है। मतलब अधिकारों में शक्ति की बात हुई है तो ये शक्ति के साथ संबंध रखता है। दूसरा, कर्तव्य के बिना अधिकार अधूरे हैं। मतलब अधिकारों का जब ही महत्व है जब उसके साथ में कर्तव्य भी हों, और अधिकार विहीन व्यक्ति सामर्थ्य विहीन माना जाता है। तो अधिकारों को सामर्थ्य या क्षमता माना जाता है, तो अधिकार नहीं है तो उसमें वो क्षमता नहीं है, तो अधिकार विहीन व्यक्ति को सामर्थ्य विहीन माना जाता है। नैतिक अधिकार जो होता है वह प्राकृतिक न्याय के नियमों द्वारा मान्य होता है और संरक्षित होता है, और उनका जो उल्लंघन कर दिया जाता है वह नैतिक अपकार कहलाता है। जबकि जो विधिक अधिकार होते हैं वे ऐसे हितों से संबंधित हैं जिनका संरक्षण राज्य की विधि द्वारा किया जाता है। अधिकार और शक्ति में भी भेद होता है। शक्ति में शारीरिक बल के प्रयोग द्वारा दूसरों को कुछ करने या ना करने की सामर्थ्य रखता है एक व्यक्ति, जबकि अधिकार में शक्ति व्यक्ति की स्वयं की नहीं होती है, वह दूसरे की शक्ति होती है। जैसे राज्य की शक्ति के आधार पर वह दूसरों से कुछ कराने या कुछ न कराने के लिए वह सामर्थ्य होता है। तो ये अधिकार और शक्ति में भेद थे। अगर हम देखें कि अधिकार के संदर्भ में कर्तव्यों का क्या अर्थ है, तो अधिकार और कर्तव्य जो होते हैं ये आपस में इनका घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक अधिकार कर्तव्य से जुड़ा रहता है, और कर्तव्य के संबंध में एक विद्वान हुआ था ग्रे नाम का। इन्होंने कहा था कि विधि का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को कुछ कार्यों को करने या न करने के लिए बाध्य करके मानव के हितों का संरक्षण किया जाए। इसमें मानव के हितों को प्रधानता दी गई है। उन्होंने बताया कि कार्यों के करने या न करने की बाध्यता को ही कर्तव्य कहते हैं। मुख्य रूप से ये कर्तव्य सापेक्ष और निरपेक्ष कर्तव्य होते हैं। सापेक्ष कर्तव्य होते हैं वे ऐसे कर्तव्य होते हैं जिनके साथ में कोई सहवर्ती अधिकार अवश्य रहता है, परंतु कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जिनके साथ किसी भी प्रकार का सहवर्ती अधिकार नहीं होता, और ऐसे कर्तव्यों को निरपेक्ष कर्तव्य कहा जाता है। अगर निरपेक्ष जो कर्तव्य है इनको भंग कर दिया जाता है तो इसे
अपराध माना जाता है और उसे अपराधी को दंड दिया जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। निरपेक्ष कर्तव्य जो होते हैं इनके 4 भेद होते हैं। एक तो स्वयं से संबंधित कर्तव्य, जैसे किसी व्यक्ति का आत्महत्या न करने का कर्तव्य हो गया या नशा करने का, इस प्रकार से ये स्वयं से संबंधित कर्तव्य होते हैं। दूसरा जनसाधारण के प्रति कर्तव्य होता है। तीसरा ऐसे कर्तव्य जो मानव जाति के प्रति नहीं होकर के अन्य के प्रति होते हैं, जैसे ईश्वर के प्रति कर्तव्य हो गए या पशुओं के प्रति कर्तव्य हो गए। और चौथा राज्य के प्रति कर्तव्य हो गए। अगर हम कर्तव्यों का वर्गीकरण बृहत स्तर पर करें तो कर्तव्य को हम सकारात्मक और नकारात्मक भागों में बांट सकते हैं। सकारात्मक कर्तव्य जो होते हैं कुछ कार्य करने हेतु अधिरोपित होते हैं, जैसे ऋणी व्यक्ति का ऋणदाता को ऋण की अदायगी का कर्तव्य सकारात्मक कर्तव्य है। कोई व्यक्ति ऋणी व्यक्ति है तो ऋणदाता को ऋण की अदायगी का कर्तव्य अगर ये है तो ये सकारात्मक कर्तव्य है। और नकारात्मक कर्तव्य के अधीन व्यक्ति जिस पर कर्तव्य का अधिरोपित किया जाता है किसी कार्यों को करने से प्रवृत्त रहता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि का स्वामी है तो अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के भूमि के उपयोग में हस्तक्षेप न करें, इस चीज़ के लिए वो कर्तव्याधीन है कि वो भूमि का स्वामी है सामने वाला व्यक्ति, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करें। तो ये एक प्रकार का नकारात्मक कर्तव्य है। तो इस प्रकार से हमने देखा सकारात्मक और नकारात्मक कर्तव्य। इनके अलावा प्राथमिक और द्वितीयक कर्तव्य भी होते हैं। प्राथमिक कर्तव्य ऐसा कर्तव्य होता है जो बिना किसी अन्य कर्तव्य के स्वतंत्र रूप से ये अपने अस्तित्व में रहता है। जैसे किसी को चोट नहीं पहुंचाने का कर्तव्य एक प्राथमिक कर्तव्य है, जबकि द्वितीय कर्तव्य वह कर्तव्य है जिसका प्रयोजन किसी अन्य कर्तव्य को परिवर्तित करना है। जैसे यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो प्रथम व्यक्ति का दूसरे की क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य द्वितीय कर्तव्य है। मतलब एक व्यक्ति ने क्षति पहुंचा दी तो वह उसकी क्षतिपूर्ति करे, तो यह उसका द्वितीय कर्तव्य हो गया। तो विधिक अधिकार का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि उस अधिकार के स्वामी के हित के अस्तित्व की रक्षा करना। और हित के अस्तित्व की रक्षा कैसे होती है? विधि द्वारा संरक्षण जब उसे प्रदान किया जाता है। एक साइमन नाम का विद्वान हुआ था, उसने बोला था कि हित क्या है? तो हित वह है जिसका ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और जिसकी अवहेलना करना एक प्रकार से अपकार है। ग्रे नाम का विद्वान हुआ था, तो ग्रे ने यह बोला था कि विधिक अधिकार एक प्रकार की शक्ति है। यह वह शक्ति है जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी कार्य को करने के लिए एक सीमा तक बाध्य कर सकता है। यह ग्रे नामक विद्वान ने कहा था। तो विधिक अधिकार के सिद्धांत भी हैं। एक तो हित सिद्धांत है। हित सिद्धांत में क्या होता है? इसमें अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है। इसमें मुख्य उद्देश्य होता है मानव के हितों का संरक्षण करते हुए मानव के परस्पर विरोधी हितों के संघर्ष को टालना। विधिक संरक्षण दिया जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कोई व्यक्ति को वैधानिक मान्यता भी इसमें प्रदान की जाती है, उसके अधिकारों की रक्षा की जाती है। और दूसरा सिद्धांत है इसमें इच्छा का सिद्धांत, विल थ्योरी। तो इसमें विधि शास्त्रियों ने कहा है किसी व्यक्ति का अधिकार उसकी इच्छा को प्रदर्शित करता है। मतलब कोई व्यक्ति की इच्छा है तो वह उसका एक अधिकार है, तो किसी व्यक्ति का अधिकार उसकी इच्छा को प्रदर्शित करता है। ये इच्छा का सिद्धांत भी इसमें है। तो विधिक अधिकार संबंधी कई प्रकार की धारणाएं हैं। एक तो विधिक अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त एक संरक्षण है। विधिक अधिकार क्या है? राज्य द्वारा प्रदत्त एक संरक्षण है। दूसरा, विधिक अधिकार मानवीय इच्छा का अंतर्निहित लक्षण है। इसमें क्या होता है? विधिक अधिकार मानवीय इच्छा का एक प्रतीक माना जाता है। यह एक अंतर्निहित लक्षण है मानवीय इच्छा का। और तीसरा,
विधिक अधिकार का आधार हित है। मतलब विधि शास्त्री मानव के हित को विधिक अधिकार का मूल आधार मानते हैं। एक विद्वान हुआ थे बकलैंड नाम के, इन्होंने कहा था कि विधि द्वारा संरक्षित हित ही विधिक अधिकार है। विधि द्वारा संरक्षित हित या आकांक्षा को ही हम विधिक अधिकार कहते हैं। तो हम देखते हैं अधिकारों के प्रकार या वर्गीकरण कौन कौन से हैं। इनके अगर हम देखें तो पहला है व्यक्तिलक्षी एवं लोकलक्षी। लोकलक्षी अधिकार क्या होता है? संपूर्ण विश्व के विरुद्ध प्राप्त अधिकार लोकलक्षी अधिकार कहलाता है। इसमें यह संपूर्ण विश्व के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, लोकलक्षी अधिकार है, जबकि किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त अधिकार व्यक्तिलक्षी अधिकार कहलाता है। लोकलक्षी का उदाहरण है संपत्ति पर प्राप्ति का अधिकार, ये कैसा है? लोकलक्षी अधिकार है। और व्यक्तिलक्षी का अगर उदाहरण देखें तो अनुबंध में प्राप्त का अधिकार, वसीयत का अधिकार या तलाक का अधिकार या गुजारे भत्ते प्राप्त करने का अधिकार, यह व्यक्तिलक्षी अधिकार है, खुद के ये निजी अधिकार है। दूसरा मौलिक अधिकार अथवा मूलभूत अधिकार, यह संविधान में प्रदान किए हैं। ये अनुच्छेद 14 से और 32 तक मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये इस प्रकार से संविधान में 6 जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, ये मौलिक अधिकार हैं। विधिक अधिकार तीसरा, वह अधिकार जो किसी विशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, जैसे सूचना का अधिकार, उपभोक्ता का अधिकार। ये कैसे अधिकार हैं? विधिक अधिकार है। पूर्ण अधिकार वह अधिकार होते हैं जिसमें हस्तक्षेप किए जाने पर व्यक्ति न्यायालय में अधिकार की रक्षा हेतु वाद दायर कर सकता है। मतलब पूर्ण अधिकारों में क्या होता है, अगर उनका किसी ने हनन कर लिया तो वह व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और उसकी रक्षा हेतु वह न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। जैसे वसीयत का अधिकार, जबकि आंशिक अधिकार वह होता है जिसे विधि द्वारा मान्यता तो दी गई है परंतु विधि द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। जैसे गिरवी के संबंध में ऋण प्रदान करने का अधिकार। ऐसे अधिकारों को विधि द्वारा मान्यता तो दी गई है परंतु विधि द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के अधिकार को आंशिक अधिकार कहते हैं, जैसे गिरवी के संबंध में ऋण प्रदान करने का अधिकार। इसके अलावा 5वां नंबर का है सकारात्मक एवं नकारात्मक अधिकार। ऐसे अधिकारों का वर्गीकरण कार्य की प्रकृति के आधार पर किया जाता है कि कार्य की प्रकृति किस प्रकार की है। सकारात्मक अधिकार वह है जिसके द्वारा सकारात्मक कार्य किया जाता है, जबकि नकारात्मक कार्य को रुकवाने का अधिकार नकारात्मक अधिकार कहलाता है, जैसे निषेधाज्ञा का अधिकार। इस प्रकार से ये सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार है। 6 नंबर का है सांपत्तिक या निजी अधिकार। वे समस्त अधिकार जो व्यक्ति को उसकी विशिष्ट संपत्ति के संबंध में प्राप्त होते हैं, वे सांपत्तिक अधिकार होते हैं। सांपत्तिक अधिकार एक संपत्ति के संदर्भ में व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं तथा विधि एवं समाज की व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं वो निजी अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें एक तो विधि कानून और एक समाज, इनके द्वारा व्यक्ति को ये प्राप्त होते हैं, ये निजी अधिकार होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का निजता का अधिकार हो गया या किसी व्यक्ति का सम्मान का अधिकार हो गया, ये व्यक्ति के निजी अधिकार हैं। नंबर एवं समाश्रित अधिकार, वेस्टेड एंड कंटीजेंट्स राइट। तो वेस्टेड ये निहित जो होता है, किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण अधिकार जो बिना किसी शर्त के प्राप्त होता है, निहित अधिकार कहता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का एक संपूर्ण अधिकार जिसमें कोई शर्त नहीं हो, बिना किसी शर्त के प्राप्त होता हो,
वह व्यक्ति का निहित अधिकार कहलाता है। और जो अधिकार सशर्त प्राप्त किया जाता है, मतलब उसमें कोई शर्त हो, कुछ बंदिशें हों, वह समाश्रित अधिकार कहलाता है। जैसे संपत्ति में स्वामी के जीवित रहने तक कानूनी प्रतिनिधि के अधिकार समाश्रित अधिकार कहलाता है। पब्लिक राइट एंड प्राइवेट राइट, ऐसे अधिकार जो राज्य में निहित होते हैं वो लोक अधिकार कहलाते हैं, और राज्य इन अधिकारों को लोक प्रतिनिधि की हैसियत से प्रजा के हित के लिए परिवर्तित करता है। और ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों में निहित होते हैं प्राइवेट अधिकार कहलाते हैं। तो ये थे लोक और प्राइवेट अधिकार। एक अधिकार और है वस्तुलक्षी न्याय संगत अधिकार, जस JUS जस एड रैम RE रैम, वस्तुलक्षी न्याय संगत अधिकार। जस एड रैम, किसी अधिकार से उत्पन्न अधिकार को, मतलब अधिकार से उत्पन्न अधिकार को जस एड रैम कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि अधिकार के धारणकर्ता या जो स्वामी होता है, पर्सन ऑफ इनहेरेंस को यह अधिकार रहता है। अधिकार के धारणकर्ता को, स्वामी को यह अधिकार रहता है कि वह कोई अन्य अधिकार स्वयं को अंतरित करा सकता है। इसे बोलते हैं हम जस एड रैम या वस्तुलक्षी न्याय संगत अधिकार। तो एक कथन है कि जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। कथन कौन सा है? जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्राप्त अधिकार तब तक अधूरे हैं जब तक कि अधिकारों के उल्लंघन की दशा में उसे कोई उपचार न दिया जाए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस अवधारणा के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान में ऐड किया और इसमें संवैधानिक उपचारों को अधिकार इसे नाम दिया। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में इस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि बिना उपचार के अधिकार अपूर्ण है। तो अधिकारों को हम उपचार करवा सकते हैं संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत। इसके बाद में हम देखते हैं कि अधिकार और कर्तव्य के मध्य क्या क्या संबंध होते हैं, कि अधिकार के बिना कर्तव्य अधूरे हैं और कर्तव्यों के बिना अधिकार अधूरे हैं। दोनों का साथ में रहना बहुत जरूरी है। प्रत्येक अधिकार के साथ अधिकार के प्रति एक सहायक कर्तव्य भी जुड़ा हुआ होता है। मतलब अधिकार के साथ में एक सहायक कर्तव्य निश्चित रूप से जुड़ा हुआ होता है। उच्चतम न्यायालय ने भी एक वाद में कहा था और निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है। संविधान निर्माताओं ने भी इस अवधारणा का पालन किया और पालन करते हुए मौलिक अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख हमारे संविधान में किया है। हमारे संविधान में जैसे आपको पता है कि 6 अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ में टोटल 11 हमारे कर्तव्य हमारे संविधान में हमारे बताए गए हैं। बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्यों के लिए भी कर्तव्यों का इसमें वर्णन किया गया है। राज्यों के भी कुछ निश्चित कर्तव्य होते हैं, ये नीति निर्देशक तत्वों के तहत बताया गया है। यह ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि अधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर दोष माना गया है, जबकि कर्तव्यों का उल्लंघन विधि द्वारा सुरक्षित हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। कि अधिकारों का उल्लंघन तो गंभीर दोष है, लेकिन कर्तव्यों का उल्लंघन को विधि द्वारा कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। यह भी बताया गया है कि विधिक अधिकार और कर्तव्य जो एक दूसरे के विषय में कोई मतभेद नहीं है, इनमें यह एक दूसरे के सहवर्ती निरूपित किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक वाद हुआ था पंजाब राज्य बनाम राम लुभाया का। इस वाद में यह भी निश्चित किया गया कि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। अतः स्वस्थ जीवन का अधिकार प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। ये माना जाता है कि कोई भी एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन चाहता है और वह उस व्यक्ति का एक नागरिक अधिकार भी है। तो एक राज्य का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं की उचित व्यवस्था करे। तो नागरिकों की सुरक्षा का और नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं की रक्षा की उचित व्यवस्था का जो कर्तव्य है, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से एक राज्य को प्रदान किया गया है। इस प्रकार से हमने देखा विधिक अधिकार और कर्तव्य, जिसकी हमने परिभाषा देखी।
अधिकार और कर्तव्य के लक्षण देखे, नैतिक और विधिक अधिकारों के बारे में हमने चर्चा की, अधिकार और शक्ति में हमने भेद देखा और अधिकारों के संदर्भ में हमने कर्तव्य का अर्थ देखा, सापेक्ष और निरपेक्ष कर्तव्य देखे, इसके निरपेक्ष कर्तव्य के हमने 4 भेद भी बताए। हमने बताया सकारात्मक और नकारात्मक कर्तव्य क्या होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय कर्तव्य क्या होते हैं। हमने विधिक अधिकार को जाना और इसके सिद्धांतों के बारे में जाना, जो 2 प्रकार के सिद्धांत थे, हित सिद्धांत क्या होता है और इच्छा संबंधी सिद्धांत क्या होता है। हमने विधिक अधिकारों की धारणाओं को समझा और विधिक अधिकारों के प्रकार या वर्गीकरण को समझा कि कौन कौन से इनका, जैसे व्यक्तिलक्षी, लोकलक्षी, मौलिक मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, पूर्ण और आंशिक अधिकार, सकारात्मक नकारात्मक अधिकार, सांपत्तिक निजी अधिकार, निहित और समाश्रित अधिकार। इनके अलावा वस्तुलक्षी न्याय संगत मतलब जैस एंड रेम अधिकार, लोक अधिकार, प्राइवेट अधिकार, इनको जाना और ये भी जाना कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी जरूरी है। और अंत में हमने जाना अधिकार एवं कर्तव्यों के मध्य किस प्रकार से संबंध बना रहता है, कैसे एक दूसरे के ये पूरक हैं, कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं और राज्य के क्या कर्तव्य हैं। इस प्रकार से हमने ये अधिकार और कर्तव्यों को समझा। धन्यवाद।